फ्रेंड्स, आज हमारी एसएसटी क्लास है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। फिर आप चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, चाहे झारखंड टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आपके 10 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरे देखना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, मिलान, मतलब मिलान किया गया है। तो एक तरफ है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ और एक तरफ है उनके लेखक, मतलब वो किसने लिखे। तो सबसे पहले है ए नंबर पर है अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। तो ए का हो गया हमारा 3। राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। तो बी का हो गया हमारा 4। चचनामा लिखी है अली अहमद ने। इस तो सी का हो गया हमारा 1। और बचा हमारा क्या, महाभाष्य। तो महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। तो ऑप्शन 3, 4, 1, 2। तो देख लेते हैं कहाँ पर है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैथ द फॉलोइंग करके भी पूछ लेते हैं और अलग अलग पूछ भी लेते हैं। इसी तरह से पूरे, जैसे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? कौटिल्य हो जाते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने। और महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 4 नंबर तैयार हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन से, मतलब 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि ऋग्वेद में कितने अध्याय, जिनको हम मंडल भी कहते हैं, कितने सूक्त व कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में अध्याय पूछा है, सूक्त पूछा है एवं ऋचाएँ पूछा है। तो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर 10 अध्याय, 1028 सूत्र और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके जो पूर्व जन्म की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? क्या जातक से मिलती है, बीजक से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है या अर्थशास्त्र से मिलती है? तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है जातक से। कहाँ से मिलती है? जातक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर जो बीजक है, ये बीजक कबीरदास की रचना है, कबीरदास की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो गौतम बुद्ध है, उनके पूर्व जन्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी हमें जातक से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है, मतलब इंडिका किसने लिखी है? तो क्या अली अहमद ने लिखी है, या हेरोडोटस ने लिखी है, मेगस्थनीज ने लिखी है, या पतंजलि ने लिखी है? तो जो ये इंडिका है, ये जो पुस्तक है, ये लिखी है मेगस्थनीज ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। और जो ये हेरोडोटस है, जो हेरोडोटस है, ये इनको, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता। तो अगर पूछ ले जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। लेकिन हमसे पूछा है इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक दोस्तों मेगस्थनीज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पूछा है कि जो पुस्तक है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी है, उसके लेखक का नाम पूछा है हमसे। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो लिखी है, क्या टॉलमी ने लिखी है, या पाणिनि ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, या पतंजलि ने लिखी है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हमारा सही हो जाता है। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। अगर पूछ ले कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो दोस्तों कौन हो जाता है? पाणिनि। यहाँ पर कौटिल्य आप जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो यहाँ पर पूछा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक दोस्तों टॉलमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। हमसे जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी कुल संख्या पूछी है। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में 0 डिग्री क्या होती है, इक्वेटर होती है। ठीक है, तो इस तरह से लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, इस तरह से पूरी पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं। तो ये जो इन रेखाओं की कुल संख्या पूछी गई है। तो ये कुल संख्या है, ये कुल संख्या है दोस्तों 179। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। वैसे तो हमारे जो कुल अक्षांश होते हैं, कुल अक्षांश तो होते हैं हमारे 181। अगर कुल अक्षांश पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कुल अक्षांश की कुल अक्षांश कितने होते हैं या कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181। लेकिन अगर अक्षांश रेखाएं पूछ लिया जाए, यहाँ पर ध्यान देना कि दोनों क्वेश्चन अलग तरह से हैं। यहाँ पर पूछा है अक्षांश रेखाएं और यहाँ पर पूछा है कुल अक्षांश। अगर कुल अक्षांश पूछे तो 181 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं 179। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं। मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। क्या 21 मार्च 23 सितंबर को होते हैं, 3 जनवरी 23 सितंबर को होते हैं, 21 जून 22 दिसंबर को होते हैं, 30 मार्च 22 दिसंबर को होते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे हम थोड़ा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो 0 डिग्री इक्वेटर। तो क्या होता है कि जो हमारा सन है वो वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधा आता है। मतलब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो वो कब होता है, एक बार होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो दोस्तों पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर को। और जो ये है ऑप्शन हमारा 21 जून और 22 दिसंबर। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, कर्क रेखा। तो 21 जून को क्या होता है, जब हम योग दिवस मनाते हैं तो उस दिन जो सूर्य है हमारा कर्क रेखा के लंबवत आता है। ठीक है, मतलब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसलिए उसको बड़ा दिन भी कहते हैं, बड़ा दिन। उस दिन हमारे देश का क्या होता है, बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य क्या होगा, ज़्यादा देर तक लंबवत रहेगा कर्क रेखा के, तो इसलिए वो बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, मकर रेखा के लंबवत होता है। तो फिर दक्षिण में क्या होता है, बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च व 23 सितंबर को बराबर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंटरनेशनल डेट लाइन, कि जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, उसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है। तो ये इंटरनेशनल लाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये इस तरह से खींची गई है टेढ़ी मेढ़ी। तो ये कह रहे हैं कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है, सीधा क्यों नहीं खींचा गया। तो क्यों खींचा गया है, सही समय का पता लगाने के लिए, सही दिनांक का पता लगाने के लिए, समय तिथि में अंतर न है, सही स्थान का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर इसको टेढ़ा मेढ़ा खींचने का एक मतलब कारण ये है कि जिससे कि समय व तिथि में अंतर न आए। ठीक है, और ये क्या है, ये कहाँ से गुजरती है, ये पानी वाले रास्ते से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, पानी वाले रास्ते। ये किसी भी स्थल वाले रास्ते से नहीं गुजरती है, पानी वाले रास्ते से गुजरती है। और मैं किस महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से। कौन से महासागर से, प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। ठीक है, और ये पानी वाले रास्ते से गुजरती है, और इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए खींचा गया है जिससे कि समय और तिथि में अंतर न आए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वह बिंदु बताइए जहाँ पर भारत का पूर्वी घाट पश्चिम घाट मिलता है। ठीक है, हमसे पूछ लिया गया है
वो स्थान बताइए जहाँ पर क्या होता है, भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू। जैसे ये हमारा पूरा साउथ वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्वतमाला है सह्याद्री, जिसको बोलते हैं हम पश्चिम घाट। यहाँ पर भी कुछ पर्वतमालाएं हैं कटे फिटे, तो इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट। तो दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। तो इसको बोला जाता है त्रिक बिंदु, इसको बोलते हैं हम त्रिक बिंदु। तो ये क्या करता है, ये पश्चिमी घाट को जोड़ता है और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जो पूर्वी घाट को और पश्चिम घाट को एक साथ जोड़ता है। तो उस बिंदु का नाम है नीलगिरी पर्वत। तो जो नीलगिरी पर्वत है वो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, इसलिए इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। और ये कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। मतलब ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत वह बिंदु है जो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी इलायची का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। अब छोटी इलायची तो हम सब जानते हैं कि जो छोटी इलायची है उसका जो उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो उसका उत्पादन किया जाता है हमारे कर्नाटक के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी हमारे मसाले वगैरह हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे कर्नाटक से आते हैं। तो और कहाँ पर वहाँ पर क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, इलायची पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब इलायची का नाम आता है पहाड़ी। तो लेकिन जब भी बड़ी इलायची की बात आए तो हमेशा हमें किसके साथ जाना है, सिक्किम के साथ जाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम राज्य में किया जाता है। दोस्तों आज यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।